हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट कंटिन्यूटी में नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या था? एस ऑर्थोगोनल। तो एस ऑर्थोगोनल का फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? एक और परपेंडिकुलर। लेट कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच दिया। देन वी नो एस ऑर्थोगोनल इज सबस्पेस ऑफ एच। then we know S orthogonal is subspace of H. We define S orthogonal का orthogonal, orthogonal complement का orthogonal complement means S double orthogonal। तो S double orthogonal में कैसे एलिमेंट होंगे? फिर वही इसमें किसके एलिमेंट होंगे H के एलिमेंट। पर S double orthogonal में वो एलिमेंट होंगे जिनका इनर प्रोडक्ट S orthogonal के एलिमेंट के साथ जीरो होगा। याद करो उसको। S double orthogonal में कौन सा एलिमेंट होंगे? जिनका इनर प्रोडक्ट S orthogonal के एलिमेंट के साथ जीरो होगा। एस ऑर्थोगोनल में कौन सा एलिमेंट होंगे? जिनका इनर प्रोडक्ट एस के एलिमेंट के साथ जीरो होगा। तो देखते हैं 63 थ्योरम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ एम इज ए प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ एच। अब प्रॉपर शब्द आ गए यहाँ पे, ध्यान रखना। प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ एच। तो लीनियर भी आ गया, क्लोज्ड भी आ गया। अगर एच कंप्लीट है तो उसका एम कंप्लीट होगा। अगर बोला एम प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस है एच का, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर जेड नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो बोल रहा है कि एच में आपको एक नॉन जीरो वेक्टर गारंटेड मिलेगा जो इस कैपिटल एम के ऑर्थोगोनल होगा। ध्यान रखना है, एम आपका प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है। तो बोल रहा है कि इस एच में आपको गारंटेड एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो इस एम के ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जेड नॉट की इनर प्रोडक्ट कैपिटल एम के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो होगी। ठीक है। तो प्रूफ, सिंस कैपिटल एम इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एच। दे रखा है आपको। प्रॉपर सबस्पेस का मतलब ये हुआ कि एम का हर एक एलिमेंट तो एच में होगा, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी एच का हर एक एलिमेंट एम में होगा। तो हमने क्या किया, एच में एक ऐसा एलिमेंट उठाया जो एम में नहीं है। प्रॉपर मीन्स एम इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एच, मीन्स एम का प्रत्येक एलिमेंट एच में, लेकिन एच का जरूरी नहीं है एम में हो। तो हमने वही किया, एच में एलिमेंट इस तरीके से उठाया जो कि एम में नहीं है। ओके, लेट स्मॉल डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम। ठीक है जी। तो ये एलिमेंट एम में नहीं है, तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस एम से हमने ले लिया स्मॉल डी। मीन्स डी इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ एक्स माइनस बाई नॉर्म, फिर बाई इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम, एक्स इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एच। ये फिर वही स्थिति है, ये आपका कैपिटल एच है, ये कैपिटल एम है, और एक्स जो एम के अंदर नहीं है। ठीक है जी। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी एक्स क्योंकि एच में है, बाई एम में है, एक्स एम में है ही नहीं है, तो डिस्टेंस जीरो होने का मतलब नहीं बनता। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंस कैपिटल एम इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच। तो अगर एम क्लोज्ड सब स्पेस है, तो अभी हमने थ्योरम नंबर 60 में प्रूव किया कि इस एम के पास गारंटेड एक यूनिक वेक्टर मिलेगा वाई नॉट, जिसका डिस्टेंस एक्स से लेंगे तो वो डी बन जाता है। अभी प्रूव किया आपने 60 नंबर थ्योरम में। अगर एम क्लोज्ड सब स्पेस है तो ये होता है। उसके बाद क्या किया हमने, एक्स माइनस वाई नॉट का नाम दे दिया जेड नॉट। ये आया वो जेड नॉट। ये एक्स माइनस वाई नॉट को मैंने नाम दे दिया जेड नॉट। अब हमारा टारगेट क्या रह गया? प्रूव करना ये जेड नॉट जो है वो एम के परपेंडिकुलर है। ओके, दोनों साइड नॉर्म लिया। दिस नॉर्म इज इक्वल टू डी, डी इज ऑलवेज पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब जेड नॉर्म इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि इस वेक्टर का अगर नॉर्म पॉजिटिव है तो दिस वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो वेक्टर। अगर नॉर्म पॉजिटिव है तो वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब हमने कैपिटल एच में एक नॉन जीरो वेक्टर ढूंढ लिया, और अब अगला टारगेट है हमारा प्रूव करना कि इस नॉन जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट कैपिटल एम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जीरो है, ऐसे बोलो, या जेड नॉट जो होगा एम के परपेंडिकुलर है। तो जेड नॉट एम के परपेंडिकुलर मीन्स इस जेड नॉट का इनर प्रोडक्ट एम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जीरो। तो हमने एम में वाई उठा लिया। अब अगला टारगेट क्या प्रूव करना, इस जेड नॉट का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ लेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। देखते हैं, अल्फा को स्केलर ले लिया। सिंस बाई नॉट एंड बाई बिलोंग्स टू कैपिटल एम, बाई अभी लिया, बाई नॉट ऊपर आ गया। तो क्योंकि एम सब स्पेस है और सब स्पेस की डेफिनेशन बोलती है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एम में होगा, तो बाई नॉट प्लस अल्फा बाई बिलोंग्स टू कैपिटल एम अकॉर्डिंग टू दिस। फिर अगर ये कैपिटल एम का एलिमेंट है तो बाई डिफाइनिंग में वो क्या बोला हमने, अगर ये कैपिटल एम का एलिमेंट है तो इसका डिस्टेंस एच के एलिमेंट से डी से बड़ा होगा। जब इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्स से लेंगे,
एम के एलिमेंट का डिस्टेंस अगर एक्स से लेंगे, उनमें जो सबसे छोटा है वो डी है, तो बाकी कैसे होंगे, डी से बड़े होंगे। तो इसका मतलब एक्स माइनस बाई नॉट प्लस अल्फा बाई नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ब्रैकेट खोल दी। उसके बाद एक्स माइनस बाई नॉट जेड नॉट के बराबर है, तो जेड नॉट माइनस अल्फा बाई नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू डी। दोनों साइड स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग करके नॉर्म स्केयर इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद इस इनर प्रोडक्ट को खोल दो, तो कैसे आएगा इनर प्रोडक्ट, जेड इनर प्रोडक्ट जेड नॉट इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फा बाई इनर प्रोडक्ट जेड नॉट माइनस अल्फा बाई इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फा बाई। तो ये स्टेप खा के ये आ गया हमारे पास जेड इनर प्रोडक्ट जेड नॉट का इनर प्रोडक्ट जेड नॉट के साथ ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्केयर। सेम है तो जेड नॉर्म स्केयर हो गया। अल्फा सेकंड टुपल में बार आएगा, विद बार बार आएगा। फर्स्ट टुपल में तो विदाउट बार बार आएगा। दो अल्फा हैं, फर्स्ट टुपल में विदाउट बार बार आएगा, सेकंड वाला विद बार बार आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्केयर। सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद जेड नॉर्म स्केयर जेड नॉट नॉर्म जो है वो डी के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। जेड नॉट नॉर्म डी के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जेड नॉट नॉर्म स्केयर और डी स्केयर दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से माइनस अल्फा बार जेड नॉट कॉमा बाई, यहाँ से माइनस अल्फा इसको इंटरचेंज करके हिलोबर्ट स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी जेड नॉट बाई इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आ जाता है अल्फा नॉर्म स्केयर बाई नॉर्म स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, थोड़ी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, याद करनी पड़ेगी। इफ़ वी पुट, अब अल्फा को हम पुट कर रहे हैं, बीटा टाइम जेड नॉट कॉमा बाई फॉर एन आर्बिट्ररी रियल नंबर बीटा इज आर्बिट्ररी रियल नंबर। मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है। अल्फा इज एनी स्केलर, इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इज सम स्केलर, तो अल्फा मैंने ले लिया बीटा जेड नॉट कॉमा बाई इनर प्रोडक्ट, और अल्फा की जगह इसको यहाँ रख दिया। अब ध्यान से एनालिसिस करें आप, जब अल्फ़ा की जगह इसको रखा, देखें ज़रा, जब अल्फ़ा की जगह इसको रखा तो ये बन जाएगा, क्योंकि बीटा इज रियल नंबर तो बार का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जेड नॉट कॉमा बाई के ऊपर बार का असर होगा, तो जेड नॉट कॉमा बाई बार जेड नॉट बाई बन गया -2 बीटा जेड नॉट कॉमा बाई नॉर्म स्क्वायर, जैसे इसको यहाँ रखेंगे, प्लस यहाँ से ये 2 टाइम दोनों सेम हो जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखो, इस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखो, दोनों सेम होंगे, तभी 2 टाइम बना। 2 टाइम बीटा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू रखें यहाँ पे एंड दिस बिकम्स 2 टाइम, और अल्फा मॉड स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रहती है बीटा स्क्वायर दिस बाई नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्या किया मैंने, जेड नॉट कॉमा बाई इनर प्रोडक्ट मॉड स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया स्मॉल ए, ठीक है जी, इसको स्मॉल ए दे दिया, और बाई नॉर्म स्क्वायर को नाम दे दिया मैंने स्मॉल बी। तो अल्टीमेटली आपके पास ये रिजल्ट बन गया बीटा ए टाइम्स बीटा बी -2। ध्यान रखिए जरा यहाँ पे, फॉर ऑल रियल बीटा, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन, अब देखना आपने ए और बी दोनों पॉजिटिव ले लो, चाहे ए और बी पॉजिटिव ले लो, और बी इज वेरी स्मॉल, सॉरी बीटा इज वेरी स्मॉल, देन नंबर 2 इज ऑब्वियसली फॉल्स फॉर ऑल सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव बीटा। अगर बीटा की वैल्यू आप क्या बोलते हैं 2 या 2 से मतलब बड़ी लेंगे, जब अगर लार्ज वैल्यू लेंगे बीटा की तो दिस रिजल्ट ऑलवेज होल्ड्स। पर अगर बीटा की वैल्यू आप स्मॉल लेंगे, जैसे 0.1 ले लीजिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 लो, ठीक है, मतलब 1 2 3 कुछ भी ले लो, लेकिन बीटा की वैल्यू आप स्मॉल से स्मॉल लो, 0.1 ले लो, 0.01 ले लो। ये आपके लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूँ, ये देखना तुमने इसको, बीटा की वैल्यू 0.1 0.01 रख के देखना, दिस बिकम्स नेगेटिव, बीटा की वैल्यू 0.1 0.01 0.001 वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू अगर रखेंगे, ए और बी की वैल्यू आप लार्ज रखेंगे, तो दिस रिजल्ट ऑलवेज बिकम्स अ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए को हर सूरत 0 होना पड़ेगा। अगर ये ए 0 होगा तब ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा, तो ए मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस रिजल्ट होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ ए मस्ट बी पॉजिटिव, सॉरी ए मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ए नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो इट मस्ट बी 0। तो ए 0 का मतलब ये हो गया जेड नॉट कॉमा बाई इनर प्रोडक्ट मॉड स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका मतलब जेड नॉट इनर प्रोडक्ट बाई मॉड इक्वल 0, इसका जेड नॉट इज परपेंडिकुलर टू बाई, और बाई किसका एलिमेंट था, कैपिटल एम का एलिमेंट था, तो इसका मतलब जेड नॉट इज परपेंडिकुलर टू एम, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। उसका नेक्स्ट थ्योरम नंबर 64, अगेन सिंपल वन, इफ एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच देन एस ऑर्थोगोनल इज ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एस। तो एस ऑर्थोगोनल सब स्पेस होता है, ये तो अभी प्रूव किया आपने पीछे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इट इज सब स्पेस। एस ऑर्थोगोनल क्लोज्ड होता है, ये हमने प्रूव करना है।
और क्लोज प्रूव करने का तरीका विच कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, मतलब लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेट के अंदर चले गए तो वो क्लोज हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक्स जो है वो एस ऑर्थोगोनल का लिमिट पॉइंट ले लिया। अब हमारा टारगेट है कि ये एक्स जो वो एस ऑर्थोगोनल के अंदर है। लिमिट पॉइंट की बात की तो सीक्वेंस की बात होगी। तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्सन विच कन्वर्जेस टू दिस सीक्वेंस एक्स। नाउ बाई किसका एलिमेंट है, कैपिटल एस का, बताया होगा आपने ऊपर, बाई इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस। एक्स एन किसका एलिमेंट है, एस ऑर्थोगोनल का। तो इसका इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ एस ऑर्थोगोनल। दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी तो लिमिट एक्स एन कॉमा बाई इक्वल जीरो, लिमिट अंदर ले गए, लिमिट ऑफ एक्स एन इज एक्स इटसेल्फ, इसका एक्स और बाई का इनर प्रोडक्ट जीरो हो गया। ध्यान से देखना जरा, बाई किसका एलिमेंट था, एस का। इसका मतलब एस के साथ, एस के एलिमेंट के साथ जिसका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा दैट एलिमेंट मस्ट गोज टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये इनर प्रोडक्ट जीरो है और ये एस का एलिमेंट है तो उसका एक्स को हर सूरत एक्स एस ऑर्थोगोनल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आपने इसका लिमिट पॉइंट दिया था और एक्स आपने इसके अंदर भेज दिया, इसका मतलब एस ऑर्थोगोनल कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट्स, इसका मतलब एस ऑर्थोगोनल इज क्लोज्ड सबसेट, सिंपल। उसका नोट फॉर्म में रिजल्ट है, एस ऑर्थोगोनल एंड एस डबल ऑर्थोगोनल आर इटसेल्फ हिल्बर्ट स्पेस। एस ऑर्थोगोनल भी हिल्बर्ट स्पेस होता है, एस डबल ऑर्थोगोनल भी हिल्बर्ट स्पेस होता है। इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये रिटेन करने हैं। तो नंबर 2, इफ एस इज सब स्पेस ऑफ एच देन एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू जीरो स्पेस। जीरो स्पेस का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं हो। अगर एस एच का सब स्पेस है तो एस और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कुछ नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा मतलब जीरो स्पेस होगा। If H is complete and S orthogonal is closed subspace of H, then S orthogonal is complete। ये तो क्लियर हो गया आपको। अगर ये complete है और ये closed subspace है तो ये complete होगा। Hence with respect to inner product on H, S orthogonal itself is a Hilbert space। इसका मतलब अगर S orthogonal complete हो गया तो ये S orthogonal जो है वो Hilbert space बन जाएगा यहाँ पे। तो वो हम पहले बता चुके हैं ऊपर। Theorem number 65, if capital M is a linear subspace of H, then show that M is closed if and only if M is equal to M double orthogonal। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बोलता है कि अगर M लीनियर सबस्पेस है, सिर्फ लीनियर सबस्पेस माइंडेड, क्लोज्ड शब्द यूज़ नहीं किया यहाँ पे, तो बोलता है देन दिस M is closed if and only if M is equal to M double orthogonal। मतलब अगर ये क्लोज्ड है तो ये होगा, ये है तो क्लोज्ड होगा। तो देखते हैं जरा, पहले हम लेके चल पड़े M is equal to M double orthogonal। प्रूव करना M क्लोज्ड है। क्लोज प्रूव करने का तरीका, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। फर्स्ट वी विल प्रूव एम ऑर्थोगोनल इज क्लोज्ड, ले लिया इसमें लिमिट पॉइंट दिया तो सीक्वेंस लेनी पड़ेगी और ये सीक्वेंस एक्स को कन्वर्स करती है बाय डेफिनेशन। अब क्योंकि एक्स एन एम ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है, बाई कैपिटल एम का एलिमेंट है, ले लिया हमने, तो इसका मतलब बाई का इनर प्रोडक्ट एक्स एन के साथ जीरो हो जाएगा। लिमिट लगा दी दोनों साइड, एक्स एम ऑर्थोगोनल में चला गया, एम ऑर्थोगोनल क्लोज्ड हो गया। अब ध्यान से सुने जरा, अगर एम क्लोज्ड है तो उसका ऑर्थोगोनल क्लोज्ड हो गया, अगर M क्लोज्ड है तो उसका ऑर्थोगोनल क्लोज्ड हो गया। सेम चीज़ को रेपिटेशन दो जरा, अगर M ऑर्थोगोनल क्लोज्ड है तो फिर इसका ऑर्थोगोनल भी क्लोज्ड होगा बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ अबव। अगर M क्लोज्ड है तो उसका ऑर्थोगोनल क्लोज्ड है, तो इसका मतलब अगर ये क्लोज्ड है तो उसका ऑर्थोगोनल भी क्लोज्ड होगा। तो इसका M ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल इज क्लोज्ड। लेकिन M और M डबल ऑर्थोगोनल दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब अगर M डबल ऑर्थोगोनल क्लोज्ड है तो M क्लोज्ड हो गया। यही हमने प्रूव करना था, M इज क्लोज्ड। उसके बाद कन्वर्स, लेट कैपिटल एम बी क्लोज्ड, उल्टा ले लिया। प्रूव करना एम और एम डबल ऑर्थोगोनल बराबर है। लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम, हमने एम में एक एलिमेंट उठाया, इस तरीके से उठाया कि उसका इनर प्रोडक्ट बाई के साथ जीरो है, वेयर बाई बिलोंग्स टू कैपिटल एम ऑर्थोगोनल। तो हमने एक्स एम में उठाया जिसका इनर प्रोडक्ट एम ऑर्थोगोनल के एलिमेंट के साथ जीरो। अब उल्टा चलो जरा, अगर बाई एम ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है और इसका इनर प्रोडक्ट अगर एक्स के साथ जीरो तो इसका एक्स कहाँ चला जाएगा, एम डबल ऑर्थोगोनल में। उल्टा सोचना आपने, अगर बाई एम ऑर्थोगोनल में तो एक्स एम डबल ऑर्थोगोनल में चला जाएगा। एक्स कहाँ लिया था, एम में कहाँ भेज दिया, एम डबल ऑर्थोगोनल में, सब सेट हो गया। टारगेट क्या प्रूव कर, दोनों बराबर हैं। हम मान के चल पड़े कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है जी, एम और एम डबल ऑर्थोगोनल बराबर नहीं है। नाउ एम डबल ऑर्थोगोनल इज हिल्बर्ट स्पेस, अभी नोट फॉर्म में देखा आपने, एंड एम इज प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एम डबल ऑर्थोगोनल, दे रखा आपको। तो इसका मतलब बाय थ्योरम नंबर 63 अभी प्रूव किया आपने, अगर ये चीज़ है तो आपको पक्का इस सब स्पेस में एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा जो हमेशा एम के ऑर्थोगोनल होगा बाय थ्योरम नंबर 63।
जेड नॉट कैपिटल एम के ऑर्थोगोनल होगा। अगर जेड नॉट कैपिटल एम के ऑर्थोगोनल है तो उसका जेड नॉट का इनर प्रोडक्ट बाई के साथ जीरो होगा, क्योंकि बाई एम का एलिमेंट है। एंड उल्टा सोचो जरा, अगर आपका बाई एम का एलिमेंट है तो जेड नॉट को कहाँ जाना पड़ेगा, एम ऑर्थोगोनल में जाना पड़ेगा। अगर बाई एम का एलिमेंट है तो जेड नॉट को कहाँ जाना पड़ेगा, एम ऑर्थोगोनल में जाना पड़ेगा। तो जेड नॉट गोज टू एम ऑर्थोगोनल। जेड नॉट एम में भी चला गया, एम ऑर्थोगोनल में भी चला गया, एम डबल ऑर्थोगोनल में भी चला गया, तो इसका मतलब जेड नॉट एम ऑर्थोगोनल और एम डबल ऑर्थोगोनल के इंटरसेक्शन में भी चला गया। लेकिन इनकी इंटरसेक्शन हमेशा जीरो स्पेस होती है, इसका मतलब जेड नॉट जीरो हो गया, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि जेड नॉट आपका नॉन जीरो एलिमेंट था, जेड नॉट इज़ नॉन जीरो। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तैयार को सो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। उसका नोट फॉर्म रिजल्ट है, इफ एम एंड एन आर सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच एंड एम इज ऑर्थोगोनल टू एन, देन एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू जीरो स्पेस। इसका यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि जो वेक्टर जो सेट आपस में ऑर्थोगोनल होंगे उनकी इंटरसेक्शन हमेशा जीरो स्पेस होगी, मतलब उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, उनमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा हमें। देखते हैं जरा थ्योरम नंबर 66, इफ एम एंड एन आर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, ध्यान रखिएगा फिर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, सच दैट एम इज ऑर्थोगोनल टू एन, देन लीनियर सबस्पेस एम प्लस एन इज आल्सो क्लोज्ड। क्या थ्योरम है? बोलता अगर एम तथा एन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस हैं और एम और एन आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी जमा भी क्लोज्ड होगी। अब जमा क्लोज्ड होगी मीन्स इट आल्सो कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। जब जब क्लोज्ड की बात होगी हम बात ये लिमिट पॉइंट करेंगे, लिमिट पॉइंट की करेंगे। तो हमने क्या किया, एम प्लस एन को क्लोज प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, एम प्लस एन में एक लिमिट पॉइंट उठा लिया। लिमिट पॉइंट उठाया तो सीक्वेंस लेनी पड़ेगी जो कि इस जेड को कन्वर्स करेगी। सिंस एम इज ऑर्थोगोनल टू एन, इसका मतलब एम इंटरसेक्शन एन इक्वल टू जीरो स्पेस, और ये डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है। अगर दो स्पेसिस की इंटरसेक्शन जीरो स्पेस हो और दो स्पेसिस के एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के एलिमेंट की जमा में लिखा जाए तो ये डायरेक्ट सम बन जाता है। देन एम प्लस एन इज अ डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड एन। ये दिया नीचे रीज़न, क्योंकि इंटरसेक्शन जीरो स्पेस दे रखी है, क्योंकि z इक्वल टू जेड जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है इट इज़ द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m एंड n, तो दिस m प्लस n इज़ ए डायरेक्ट सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस n में अगर मैं कोई zn उठाऊँ तो उस केस में zn इज इक्वल टू xn प्लस बाई एन, वेर xn गोज टू m बाई n गोज टू n। ठीक है जी, अब हम zm माइनस zn लेके चले तो zn है xn प्लस बाई एन, तो zm क्या होगा, xm प्लस बाई एम माइनस xn प्लस बाई एन। उसका xm माइनस xn प्लस बाई एम माइनस बाई एन अलग अलग कर दिया, क्योंकि xm xn m का एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस m में होगा, बाई एम n का एलिमेंट है, इनका डिफरेंस n में होगा, और m और n आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसका इन दोनों एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट x में जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट आपस में जीरो होगा। इसको यहीं रिटेन कर दिया। सो बाई पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलती है, x प्लस बाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर प्लस बाई नॉर्म स्क्वायर। थ्योरम नंबर 61, अगर x इनर प्रोडक्ट बाई जीरो हो तो ये होता है। तो यहाँ पर x की जगह कौन है, एक्स एम माइनस एक्स एन, बाई की जगह कौन है, बाई एम माइनस बाई एन रख दिया यहाँ पे, ये आ गया। एक्स एम माइनस एक्स एन जेड एम है, बाई एम माइनस बाई एन जेड एन है, ये आ गया। ठीक है जी, उसके बाद सिंस सीक्वेंस जेड एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखा है आपको, इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस बन गई, क्योंकि हमें पता है जो भी सीक्वेंस कन्वर्स करती है वो हमेशा कॉची सीक्वेंस होती है। अगर कॉची सीक्वेंस ऐसे कौन, जेड एम माइनस जेड एन नॉर्म जीरो को कन्वर्स कर गया, जेड एम माइनस जेड एन नॉर्म जीरो को कन्वर्स कर गया तो इसका स्क्वायर भी जीरो को कन्वर्स कर गया। इसका मतलब जेड एम माइनस जेड एन नॉर्म जीरो को कन्वर्स कर गया तो ये सम जीरो को कन्वर्स कर जाएगा। ये सम जीरो को कन्वर्स करेगा क्योंकि दे आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, और पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो, मतलब दिस इज इंडिविजुअली कन्वर्जेस टू जीरो एंड दिस इज इंडिविजुअली कन्वर्जेस टू जीरो, वही लिखा आगे। एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म स्क्वायर कन्वर्जेस टू जीरो एंड बाई एम माइनस बाई एन नॉर्म स्क्वायर कन्वर्जेस टू जीरो। इसका मतलब एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया। इसका मतलब सीक्वेंस एक्स एन एंड सीक्वेंस बाई एन आर कॉची सीक्वेंसेस इन एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स एन सीक्वेंस जो है वो एम में चलेगी, बाई एन सीक्वेंस एन में चलेगी, क्योंकि एम और एन के एलिमेंट थे। ठीक है जी, बट कैपिटल एच इज कंप्लीट, इट इज गिवन एंड एम कॉमा एन आर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच। ये फिर तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है, एच कंप्लीट है, एम और एन इसके क्लोज्ड
सब स्पेस हैं तो उसका मतलब एम तथा एन भी कंप्लीट होंगे। अगर एम तथा एन कंप्लीट हो गए तो उसका मतलब एम और एन की जो कॉची सीक्वेंस होंगी वो पक्का कन्वर्स करेंगी, और जिनको कन्वर्स करेंगी वो रिस्पेक्टिवली एम तथा एन में होंगी। तो इसका मतलब एक्स एन एक्स को कन्वर्स करके एक्स एन में चला गया, बाई एन बाई को कन्वर्स करके बाई एन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ना जेड इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जेड एन, यह भी बोला आपने ऊपर, जेड एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ले लिया हमने, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी जेड को कन्वर्स करेंगे तो ले लिया जेड इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जेड एन की वैल्यू एक्स एन प्लस बाई एन है, लिमिट एक्स एन प्लस बाई एन, लिमिट एक्स एन प्लस लिमिट बाई एन अलग अलग कर दिया, लिमिट एक्स एन की वैल्यू एक्स के बराबर प्रूव किया भी आपने, लिमिट बाई एन बाई के बराबर है, इसका मतलब जेड किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस बाई के बराबर हो गया। एक्स किसका एलिमेंट था, एम का एलिमेंट था, बाई किसका एलिमेंट था, एन का एलिमेंट था, इसका जेड कहाँ चला गया, एम प्लस एन में चला गया। तो मेरे को लगता है प्रूफ हो गया आपका। हमारा मकसद था प्रूव करना कि ये एम प्लस एन जो वो क्लोज्ड है, एम प्लस एन क्लोज्ड है मतलब इट मस्ट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट। तो हमने क्या किया था, जेड इसका लिमिट पॉइंट लिया था और प्रूव कर दिया कि ये जेड इसके अंदर चला गया, ये जेड एम प्लस एन में चला गया, तो इसका मतलब एम प्लस एन जो वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नोट है अ लीनियर स्पेस एल एफ एल ओवर एफ विल बी डायरेक्ट सम ऑफ टू स्पेसिस। अब जो मैं डायरेक्ट सम की बात कर रहा था इस थ्योरम में, उसी की बात आ गई। बोलता कि ये एल जो है m1 m2 का डायरेक्ट सम होगा अगर नंबर एक इस दिस एल मस्ट बी इक्वल सम ऑफ दिस टू स्पेसिस। जो भी हम बात कर रहे थे वहाँ हम एलिमेंट वाइज बात कर रहे थे, यहाँ हम सेट वाइज बात कर रहे हैं। अगर दो सब स्पेसिस की जमा खुद स्पेस बन जाए तथा दोनों सब स्पेसिस में कॉमन कुछ ना हो, देन वी से दिस एल इज डायरेक्ट सम ऑफ m1 एंड m2। दूसरा नोट है इफ S1 एंड S2 आर टू सबसेट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H, देन S1 इज सबसेट ऑफ S2 implies S2 ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ S1 ऑर्थोगोनल। यू कैन प्रूव इजिली। अगर A B का सबसेट है तो B ऑर्थोगोनल A ऑर्थोगोनल का सबसेट होता है। तो थ्योरम नंबर 67 इफ M इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H, बोलता अगर M H का क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस फिर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस आ गया तो H इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ M एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सेट और सेट के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट सम इज ऑलवेज इक्वल टू H, बशर्ते ये दोनों इसके सबस्पेस हों। इट इज अगेन सिंपल, सिंस M इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ H, तो इसका मतलब M ऑर्थोगोनल इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ H बाय थ्योरम नंबर 64 वी हैव प्रूव्ड। इसका मतलब M प्लस M ऑर्थोगोनल इज आल्सो क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ H, अभी ताज़ा प्रूव किया थ्योरम नंबर 66 यू हैव टू प्रूव इट। सम ऑफ टू क्लोज्ड सबस्पेसिस इज अगेन अ क्लोज्ड सबस्पेस। हमने इस सम को नाम दे दिया n, हमने इस सम को नाम दे दिया n। तो इसका मतलब इट इज़ वेरी मच क्लियर M इज कंटेन्ड इन n एज वेल एज M ऑर्थोगोनल इज कंटेन्ड इन n। अब ये नोट लगा दिया हमने, अगर A B का सबसेट है तो B ऑर्थोगोनल A ऑर्थोगोनल का सबसेट है, B ऑर्थोगोनल A ऑर्थोगोनल का सबसेट है। इसका मतलब n ऑर्थोगोनल दोनों में चला गया तो इंटरसेक्शन में चला गया, लेकिन दोनों की इंटरसेक्शन जीरो स्पेस होती है बाय डिफाइनिंग, उसका दोनों साइड फिर ऑर्थोगोनल ले लिया। जब दोनों साइड ऑर्थोगोनल लिया तो डबल ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू स्पेस इटसेल्फ, और जीरो स्पेस का ऑर्थोगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू हिल्बर्ट स्पेस। इसको याद ही कर लेना आपने, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में प्रूव किया होगा। जीरो स्पेस का ऑर्थोगोनल जो होता है वो खुद यूनिवर्सल सेट होता है, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है आपका हिल्बर्ट स्पेस। तो जीरो ऑर्थोगोनल का जीरो स्पेस का ऑर्थोगोनल जो होता है वो खुद यूनिवर्सल सेट होता है, और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो आपका H है। तो इसका H इक्वल टू n इज M प्लस M ऑर्थोगोनल, तो H आ गया M प्लस M ऑर्थोगोनल। तो डायरेक्ट सम की पहली प्रॉपर्टी तो होगी प्रूव। अब हमने चेक करना है कि M और M ऑर्थोगोनल में कुछ कॉमन है कि नहीं है। आल्सो M इंटरसेक्शन M ऑर्थोगोनल जीरो स्पेस, ये जीरो स्पेस होता है, तो दोनों प्रॉपर्टीज होगी डायरेक्ट सम की। इसका H इक्वल टू M डायरेक्ट सम M ऑर्थोगोनल, सिंपल। उसका थ्योरम नंबर 68 आपके लिए होमवर्क है, यू कैन डू इजिली। इफ S इज नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H, तो प्रूव करना है कि S ऑर्थोगोनल इक्वल टू S ट्रिपल ऑर्थोगोनल। अगर एक क्लोज्ड सबसेट है H का S जो है तो S ऑर्थोगोनल इक्वल टू S ट्रिपल ऑर्थोगोनल। तो बाय डिफाइनिंग अगर X S का एलिमेंट है तो X जो S ऑर्थोगोनल के परपेंडिकुलर होगा, वेरी मच क्लियर। इसका मतलब अगर X S ऑर्थोगोनल के परपेंडिकुलर है तो X S डबल ऑर्थोगोनल में चला जाएगा बाय डिफाइनिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दिस S इज सबसेट ऑफ S डबल ऑर्थोगोनल। अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर 1 में S को S ऑर्थोगोनल से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब दोबारा से अगर A B का सबसेट है तो B ऑर्थोगोनल A ऑर्थोगोनल का सबसेट होता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला फैक्ट यूज़ किया हमने, क्या किया,
बी को रिप्लेस कर दिया, ये ऊपर वाला फैक्टर यूज़ किया कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ऑर्थोगोनल का सबसेट है, तो उसका मतलब एस डबल ऑर्थोगोनल। यूजिंग दिस फैक्ट वी गेट फ्रॉम नंबर वन से एस डबल ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल इज कंटेंड इन एस ऑर्थोगोनल, और दोनों को कंबाइन कर दो 2 और 3 बराबर हो गए। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये सिंपल से रिजल्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। अब आ गया ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ई आई ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, मैंने एक हिल्बर्ट स्पेस की एक सबसेट लिया, ठीक है, एलिमेंट्स का सबसेट लिया, एंड दिस सबसेट इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट इफ ई आई इज परपेंडिकुलर टू ई जे फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए फॉर डिफरेंट आई एंड जे। सेम नहीं, E1 नहीं उठाना, E2 नहीं उठाना, मतलब E1 E3 E2 E4। इस सेट के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट उठाओ वो आपस में ऑर्थोगोनल होना चाहिए। मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इफ इट इज देन वी से दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोनॉर्मल में क्या होगा, एवरी ऑर्थोनॉर्मल इज ऑर्थोगोनल, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट तो 0 होगा, डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन अगर सेम लेने की कोशिश करेंगे तो इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ई आई इनर प्रोडक्ट ई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे। ये एक कंडीशन बढ़ गई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ऑर्थोनॉर्मल में हम दोनों तरह के एलिमेंट की बात करेंगे, मतलब डिफरेंट की भी बात करेंगे, सेम की बात करेंगे। अगर डिफरेंट की बात करेंगे तो इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, सेम की बात करेंगे तो इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब एवरी ऑर्थोनॉर्मल इज ऑर्थोगोनल, एक चीज़। और दूसरी चीज़ बड़ी क्लियर है यहाँ पे कि ऑर्थोनॉर्मल सेट में एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो होंगे। यहाँ एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो होंगे, ध्यान रखना। क्यों नॉन जीरो होंगे, क्योंकि 0 एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 1 नहीं होता है। सेम 0, दोनों 0 लेंगे तो 1 नहीं आएगा कभी। ठीक है जी। उसके बाद थ्योरम नंबर 69 क्या बोल रहा है, लेट E1, E2, E3, so on, EN भी फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट, फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है। तो प्रूव करना है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x इन द प्रोडक्ट ई आई नॉर्म का मॉड स्क्वायर, नॉर्म का मॉड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर। ये प्रूव करना पहले, फिर उसके बाद प्रूव करना है कि ये एलिमेंट जो है इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है। तो देखते हैं ज़रा, हमने क्या किया, इस एलिमेंट को नाम दे दिया बाई। ध्यान से देखते जाना, x माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x इन द प्रोडक्ट ई आई का इंटू ई आई। नाउ बाई नॉर्म स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाई नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स इनर प्रोडक्ट बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाई मीन्स एक बाई ये रख दिया और दूसरे बाई की जगह हमने क्या किया, आई को जे से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि अगर दोनों सेम आई रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा हमारे को कन्फ्यूजन हो सकती है। चीज़ सेम ही है, ये भी 1 to n है, ये भी 1 to n है, पर फर्स्ट टुपल में बाई हमने आई की टर्म में ले लिया, सेकंड टुपल में बाई हमने जे की टर्म में ले लिया। अब इस इनर प्रोडक्ट को खोलना तो कैसे खोलेंगे, एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, ध्यान से देखना जरा, फिर इस एक्स का इनर प्रोडक्ट इसके साथ, जब इसके साथ लेंगे तो समेशन जे इक्वल टू 1 to n x ई जे, इनर प्रोडक्ट ये बार हो जाएगा विद बार। फिर इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ, तो इसमें आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x इनर प्रोडक्ट ई आई बार हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टुपल में तो विदाउट बार है। और इसके बाद इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ, तो फर्स्ट टुपल में ये बार होगा, सेकंड टुपल में ये विद बार आ जाएगा। तो वही किया है, आगे देखो जरा, ये देखिए जरा, एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स, सेकंड टुपल से बाहर आया तो विद बार आ गया, एक्स इनर प्रोडक्ट ई जे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया एक्स नॉर्म स्क्वायर। ये दोनों जेड इंटू जेड बार, जेड मॉड स्क्वायर, ये दोनों अगेन जेड इंटू जेड बार, इसका ई आई इनर प्रोडक्ट एक्स को इंटरचेंज करेंगे तो बार आएगा, तो ये भी मॉड स्क्वायर। समेशन आई वेरीज फ्रॉम समेशन जे वेरीज फ्रॉम, ये इकट्ठे कर दिए, ई एक्स इनर प्रोडक्ट ई आई, एक्स इनर प्रोडक्ट ई जे बार ई आई ई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। यहाँ पर आप ध्यान रखना, आपने यहाँ पर 2 समेशनें ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 समेशनें हैं, तो आप चाहे इसको वेरी कर लो चाहे इसको वेरी कर लो। तो मैं सेकंड को वेरी कर रहा हूँ, जे के वैल्यू 1, जे के वैल्यू 2, जे के वैल्यू 3 यहाँ देते जाएंगे। जब यहाँ इसको छोड़ दो फिलहाल, यहाँ देते जाएंगे, जे के वैल्यू 1, जे के वैल्यू 2, जे के वैल्यू 3, तो ये 0 हो जाएगा। जैसे जे की वैल्यू आई पहुँचेगी, क्योंकि आई भी 1 to n है, जे भी 1 to n है, कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। जैसे जे की वैल्यू आई होगी, जैसे जे की वैल्यू आई होगी, इसका मतलब जे की आई वैल्यू के लिए 1 बन जाएगा,
और जे की बाकी वैल्यू के लिए इट इज़ 0। तो जैसे जे की वैल्यू आई होगी तो बन जाएगा एक्स कॉमा आई इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा ई आई बार इनर प्रोडक्ट, और फिर दोनों सेम तो बन जाएगा मॉड स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स कॉमा ई आई मॉड स्क्वायर, प्लस माइनस से कैंसिल आउट एंड बी लेफ्ट विद एक्स नॉर्म स्क्वायर माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और उल्टा करके लिख लीजिए इसको फ्री साइड लेके आगे एंड इंटरचेंज। यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में एक्स माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स इन प्रोडक्ट ई आई इंटू ई आई प्रूव करना है परपेंडिकुलर टू ई जे। तो हमने इसका इनर प्रोडक्ट ई जे के साथ लिया, फिर वही वैसे खोला एक्स का इनर प्रोडक्ट ई जे के साथ, फिर इस टर्म का इनर प्रोडक्ट ई जे के साथ, इसमें ये बार हो जाएगा विद बार आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स माइनस ई आई इनर प्रोडक्ट ई जे ये आ गया, और ये एक्स कॉमा ई जे, हाँ ये फर्स्ट टुपल में तो विदाउट बार आ जाएगा, और एक्स माइनस ई जे एज इट इज़, यहाँ फिर समेशन वेरी कर दिया आपने आई इक्वली 1 आई इक्वली 2 आई इक्वली 3, जैसे आई इक्वली जे होगी ये बन जाएगा 1, जैसे आई इक्वली जे होगी 1 बन जाएगा, बाकी सब जो वैल्यू 0 हो जाएंगे। जैसे आई इक्वली जे बनेगी तो एक्स इन प्रोडक्ट ई जे बन जाएगा, डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब ये इन प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, और यही हमने प्रूव करना था। उसका थ्योरम नंबर 70, वेरी सिंपल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बेसल्स इनइक्वालिटी। सेम जो अभी थ्योरम की ये वही थ्योरम है, 69 को आपको करना है। यहाँ पे क्या बोलती है बेसल्स इनइक्वालिटी, इफ ई आई इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस एच देन प्रूव दैट समेशन एक्स इन प्रोडक्ट ई आई नॉर्म स्क्वायर, नॉर्म का मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। फर्क सिर्फ इतना है कि जो 69 की दैट इज फॉर फाइनाइट, दिस इज फॉर इनफाइनाइट, दिस सम इज आर्बिट्रेरी सम। तो लेट एस इक्वल टू ई आई सच दैट एक्स का इनर प्रोडक्ट ई आई के साथ नॉन जीरो ले लिया हमने खुद, सिंस एस इज फाइनाइट, इसका अगर एस फाइनाइट है तो ये देखने में ऐसा होगा, अगर ये देखने में ऐसा अगर फाइनाइट है तो वी हैव प्रूव्ड बाय 69, तो यू हैव टू प्रूव दिस बाय 69, यू हैव टू प्रूव इट। केस नंबर 2 व्हेन एस इज इनफाइनाइट, तो एस क्या होगा E1 E2 E3 सो ऑन। वी नो बाई केस नंबर 1, अगर केस नंबर 1 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स का इनर प्रोडक्ट ई आई के साथ किसी भी तरीके से एन को डिफेक्ट नहीं कर रहा है, एन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब इस एन को चाहे 10 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे लाख ले लो, चाहे इन्फिनिटी ले लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी नो बाई केस नंबर 1 ये होल्ड करता है, सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, यहाँ पर एन का कोई लेना देना नहीं, सो अप्लाई एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस बिकम्स इन्फिनिटी। तो आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक्स इन प्रोडक्ट ई आई मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्ट सो कॉल्ड बेसल्स इनइक्वालिटी। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।